हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीक्यूज़ पढ़ रहे थे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इन एसीएसआर कंडक्टर द फंक्शन ऑफ स्टील इज़, जो एसीएसआर कंडक्टर होते हैं उसमें स्टील का क्या फंक्शन होता है, ठीक। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि ये एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन वेरिएशन इज, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो वोल्टेज का वेरिएशन कितना तक कर सकते हैं, कितने तक परमिसिबल है, ठीक है। ठीक, +-1%, +-10%, +-20% या +-30%। तो प्लस माइनस का मतलब होता है इतना बड़ा, मतलब मान लो 1% है, ठीक, +-1%, तो इसका मतलब 1% बढ़ा सकते हैं, 1% घटा सकते हैं। मान लो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वोल्टेज है 400 वोल्ट है, ठीक, तो हम उसको 1% मतलब 401 कर सकते हैं बढ़ा के, या घटा के 399 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है हम +-1% का मतलब इतना चेंज कर सकते हैं, इतना वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक। इतना 1% बढ़ा सकते हैं और 1% घटा सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो हमारा जो परमिसिबल होता है ना, वो 10% तक होता है, ठीक। 10% तक हम बढ़ा सकते हैं और 10% तक घटा सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज को। तो इतना वेरिएशन हमारा परमिसिबल है, +-10%। 10% को बढ़ा दो या 10% को बढ़ा दो, वो जितने की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, +-10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वोल्टेज और ट्रांसमिशन कैन बी रेगुलेटेड, इनमें से किसके द्वारा ट्रांसमिशन वोल्टेज को रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक। तो पहला है हमारा यूज़ ऑफ सीरीज कैपेसिटर टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ सीरीज रिएक्टेंस। सीरीज रिएक्टेंस को न्यूट्रलाइज, सीरीज कैपेसिटर का यूज़ करने से सीरीज रिएक्टेंस को न्यूट्रलाइज करके स्विचिंग इन द शंट कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटर में स्विचिंग करके एट द रिसीविंग एंड ड्यूरिंग हैवी लोड, हैवी लोड के दौरान रिसीविंग एंड पर स्विचिंग, वो शंट कैपेसिटेंस में स्विचिंग करके यूज़ ऑफ टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर या एनी ऑफ द अबव मेथड, ठीक। तो इसमें से क्या है, किसी भी एक का यूज़ करके हम वोल्टेज, ट्रांसमिशन वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, एनी ऑफ द अबव मेथड्स, ठीक। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, ठीक, सबसे ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होगा, इकोनॉमिकल होगा। तो हमारा क्या होगा, एसी सिंगल फेज सिस्टम, एसी 3 फेज 3 वायर सिस्टम, एसी 3 फेज 4 वायर सिस्टम, या डायरेक्ट करंट सिस्टम, डीसी सिस्टम। तो डायरेक्ट करंट सिस्टम जो होगा हमारा सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, ठीक, ठीक है। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल हमारा डायरेक्ट करंट सिस्टम होता है। तो राइट आंसर इज डी, डायरेक्ट करंट सिस्टम इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, इनमें से क्या एसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज है किसके ऊपर, डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर, ठीक। लेस इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम, इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम कम होती है, लेस इंसुलेशन प्रॉब्लम, इजी ट्रांसफॉर्मेशन, या लेस लॉसेज इन ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो इनमें से क्या हमारा एसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज है ओवर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। तो क्या होता है उसमें क्या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसमें लॉसेस कम होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी। इसमें क्या है, लॉन्ग ट्रांसमिशन करना हो हमें लॉन्ग डिस्टेंस में, तो उसमें लॉसेस कम होती है, ठीक, इसकी तुलना में, डीसी की तुलना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं,
ठीक। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर इज़ यूज, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला है सप्लाई लो वोल्टेज करंट फॉर इंस्ट्रूमेंट, स्टेप अप द वोल्टेज, स्टेप डाउन द वोल्टेज, या स्टेप अप एज वेल एज स्टेप डाउन द वोल्टेज, या नन ऑफ द अबव। तो किस लिए यूज़ करते हैं टैप चेंजिंग? स्टेप डाउन कर सकें और स्टेप अप दोनों कर सकें, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी, स्टेप अप एज वेल एज स्टेप डाउन द वोल्टेज, ठीक। इसीलिए हम टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज डी, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वार स्कीम इज मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन सी स्कीम है इनमें से, सबसे ज़्यादा महंगी इनमें से कौन सी बस बार स्कीम है, ठीक। डबल बस बार डबल ब्रेकर, रिंग बस बार स्कीम, सिंगल बस बार स्कीम, या मेन एंड ट्रांसफ़र स्कीम। तो डबल बस बार डबल ब्रेकर स्कीम सबसे ज़्यादा ये इकोनॉमिकल होती है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, सॉरी इकोनॉमिकल नहीं, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, ठीक। डबल बस बार डबल ब्रेकर स्कीम क्या होती है, सबसे ज़्यादा महंगी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज स्वीप वेव्स इज प्रोवाइडेड, ठीक। अब ये हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का क्वेश्चन आ गया, लेकिन इसमें है तो हम इसको चलो देख लेते हैं, लेकिन है ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का, ठीक। ये कह रहा है इनमें से कौन सी प्रोटेक्शन स्कीम है जो डायरेक्ट लाइटनिंग, जो सीधे हमारे क्या है बिजली गिरती है उसके स्ट्रोक से, और हाई वोल्टेज स्वेप वेव्स से हमारी क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इनमें से कौन सी स्कीम है? लाइटनिंग अरेस्टर, ग्राउंड वायर, लाइटनिंग अरेस्टर एंड ग्राउंड वायर, अर्थिंग टू न्यूट्रल, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमारी क्या है, देखो ग्राउंड वायर जो होती है वो डायरेक्ट लाइटनिंग आती है, उससे हमारी क्या है इस प्रोटेक्शन देती है, और जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर होता है वह हाई वोल्टेज स्वेप वेव से हमारे प्रोटेक्शन देता है। तो ये दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ दोनों पूछा है ना, अगर एक पूछता डायरेक्ट लाइटनिंग तो हम लगाते लाइटनिंग अरेस्टर, हाई वोल्टेज स्वेप वेव से बोलता तो हम ग्राउंड ये लगाते लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। तो यहाँ दोनों पूछा तो हमारे लाइटनिंग अरेस्टर एंड ग्राउंड वायर दोनों होंगे, ठीक है। ग्राउंड वायर डायरेक्ट लाइटनिंग से हमें, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से हमें प्रोटेक्शन देता है, और जो लाइटनिंग अरेस्टर है ये हाई वोल्टेज स्वीप वेव से हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, लाइटनिंग अरेस्टर एंड ग्राउंड वायर्स। ग्राउंड वायर जो सबसे ऊपर चलते हैं टॉवर पे, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेगुलेटर इज इफेक्ट ऑफ डेड जीरो इज फाउंड, ठीक है। वोल्टेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेगुलेटर द इफेक्ट ऑफ डैश जीरो इज फाउंड, इनमें से डैश जीरो इफेक्ट किन में पाया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप, मैग्नेटिक एम्पलीफायर में, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से किस में पाया जाता है ये इफेक्ट? तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। डेड जीरो का इफेक्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप में हमारा पाया जाता है, ठीक। तो राइट आंसर इज ए। ये सारे जो तुम्हारे स्विच गियर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोरोना रिजल्ट इन, कोरोना के कारण क्या होता है इनमें से? कोरोना उत्पन्न होता है तो किस चीज़ हमारा रिजल्ट आता है? रेडियो इंटरफेरेंस, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, वेटर रेगुलेशन, या नन ऑफ द अबव। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। तो हमारा क्या होता है? रेडियो इंटरफेरेंस होता है, ठीक। कोरोना के कारण रेडियो इंटरफेरेंस होता है, पास वाली जो लाइन जाती है उनसे इंटरफेरेंस होता है हमारा, ठीक। तो राइट आंसर इज रेडियो इंटरफेरेंस, ए इज राइट आंसर, ठीक। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट इफेक्ट ऑन कोरोना, कोरोना पर क्या सबसे ज़्यादा, इनमें से सबसे कम, सॉरी इनमें से सबसे कम इफेक्ट क्या चीज़ डालती है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट इफेक्ट ऑन कोरोना, कोरोना पर सबसे कम इफेक्ट इनमें से क्या चीज़ डालती है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, नंबर ऑफ आयंस, साइज एंड चार्ज पर आयन, मीन फ्री पथ।
ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ़ आयंस कितने हमारे मौजूद है, ये इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक। साइज और चार्ज पर आयन इसका भी इफेक्ट पड़ता है, मीन फ्री पथ का भी इफेक्ट पड़ता है। हमारा क्या है, सबसे कम इफेक्ट इन सब का पड़ता है, लेकिन सबसे कम इफेक्ट हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का पड़ता है, ठीक है। तो ए इज़ राइट आंसर, ठीक। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो ए इज़ राइट आंसर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज़ राइट आंसर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना इफ़ द कंडक्टर्स आर पॉलिश्ड एंड स्मूथ, कंडक्टर क्या पॉलिश्ड हैं और स्मूथ हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में अगर कंडक्टर ऐसे हैं जो पॉलिश्ड हैं और स्मूथ हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, क्या हो इनमें से करेक्ट होगा। हिस्टिक साउंड विल बी मोर इंटेंस, पावर लॉस विल बी लीस्ट, कोरोना ग्लो विल बी यूनिफॉर्म अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कोरोना ग्लो विल नॉट अकर। तो इनमें से हमारा क्या सही होगा, इनमें से क्या राइट आंसर है। ठीक, अगर हमारे पॉलिश्ड और स्मूथ कंडक्टर हैं, ठीक है, हिसिंग साउंड विल बी मोर इंटेंस, पावर लॉस विल बी लीस्ट, कोरोना ग्लो विल बी यूनिफॉर्म अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, या कोरोना ग्लो विल नॉट अकर। तो क्या होगा हमारा, कोरोना क्या होगा, ग्लो पूरी हमारे लेंथ पे क्या होगा, यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। कोरोना ग्लो जो होगा हमारा पूरी लेंथ पर कंडक्टर की यूनिफॉर्मली होगा, ठीक। तो राइट आंसर इज सी हमारा स्मूथ और पॉलिश कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट है पावर लॉस ड्यू टू कोरोना नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। कोरोना लॉस इनमें से किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। कोरोना लॉस ठीक है, तो हमारे क्या होता है, स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर के जो बीच की जो स्पेसिंग होती है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, ठीक। तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल विच कैरीज ट्रांसफार्मर्स आर यूजुअली, ठीक है। जो पोल माउंटेड सब स्टेशन देखे होंगे तो उसमें जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है कैसे टाइप के पोल्स होते हैं उन पर रखा रहता है, तो ये हमारे एच टाइप के होते हैं, ठीक। एच टाइप के पोल पर हमारा ट्रांसफार्मर रखा रहता है, ठीक। तो राइट आंसर इज डी, एच टाइप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ पोल्स इज आर बल्की,
ठीक है। इनमें से कौन से पोल के होते हैं, वल्की होते हैं। निम्न में से कौन से पोल हमारे वल्की होते हैं, ठीक। ट्रांसमिशन टावर, कंक्रीट पोल्स, ट्यूबुलर स्टील पोल्स या वुडन पोल। तो कंक्रीट पोल हमारे क्या होते हैं, वल्की होते हैं, ठीक। तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। जो हमारे कंक्रीट पोल होते हैं, आरसीसी पोल, ठीक है, उनको बोलते हैं आरसीसी, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट एंड कंक्रीट पोल, ठीक। तो ये हमारे वल्की होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ आइस ऑन ट्रांसमिशन कंडक्टर इज टू बी इंक्रीज द। इससे क्या होता है भाई, जो हमारे आइस जम जाती है ना, आइस की परत जम जाती है, हमने पढ़ा था ये सैग में, जो आइस की परत जम जाती है हमारे ट्रांसमिशन लाइन पर, ठीक है। तो इसका इफेक्ट कंडक्टर पर क्या करता है, क्या चीज़ इंक्रीज करता है, ट्रांसमिशन लॉसेस, वेट ऑफ द कंडक्टर, टेंडेंसी ऑफ कोरोना या रेजिस्टेंस टू फ्लो द करंट। तो क्या होता है, वेट बढ़ जाता है भाई। एक तो हमारा कंडक्टर का खुद का वेट है वो नीचे की ओर लगता है, ऊपर से एक लेयर हमारी बर्फ़ की जम गई तो हमारा और वेट बढ़ गया भाई, बर्फ़ का भी बाहर आ गया, तो टोटल वेट हमारा क्या होगा, कंडक्टर का बढ़ जाता है, ठीक है। कंडक्टर का वेट हमारा बढ़ जाता है, ठीक। तो राइट आंसर इज वी, ठीक। हमारा कंडक्टर का वेट बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज 100%, इट्स मीन डैट। अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो होगी 100% है, इसका मतलब क्या होगा, द पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क इज 0। प्रत्येक डिस्क पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, तब हमारी 100% होगी। द पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क इज सेम। सारी डिस्क हैं जो सीरीज में जुड़ी हुई हमारे किसी स्ट्रिंग में, उन पर समान अगर पोटेंशियल होगा तब हमारा क्या होगा, 100% होगी इफिशिएंसी। या वन ऑफ द इंसुलेटेड डिस्क इज शॉर्टेड, कोई एक इंसुलेटेड डिस्क जो है शॉर्ट हो जाएगी तब होगी। या नॉन ऑफ द एबव। तो क्या होगा हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100% जब होगी जब सारी डिस्क पर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, ठीक है। हमारा विभव का वितरण जो होगा वह सेम होगा अगर, तो हमारा क्या होगा, 100% इफिशिएंसी होगी। तो राइट आंसर इज बी, पोटेंशियल अक्रॉस ईच डिस्क इज सेम, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, बी इज राइट आंसर, ठीक। इसी प्रकार इन ए 70/6 ACSR कंडक्टर देयर आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये है 35 एल्युमिनियम कंडक्टर एंड 3 स्टील कंडक्टर, 70 एल्युमिनियम कंडक्टर एंड 6 स्टील कंडक्टर, 70 स्टील कंडक्टर एंड 6 एल्युमिनियम कंडक्टर या नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब क्या होगा, 70 तो हमारे एल्युमिनियम कंडक्टर होंगे और 6 स्टील कंडक्टर होंगे। अगर ऐसी एस आर कंडक्टर है तो उसका मतलब क्या है, 6 हमारे स्टील कंडक्टर और 70 एल्युमिनियम कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो बी इज़ राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द साइज ऑफ फीडर डिपेंड। जब हम फीडर के डिज़ाइन करते हैं, ठीक, तो क्या चीज़ किसके आधार पर करते हैं, निम्न में से किसके आधार पर करते हैं। फीडर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और एक होता है सर्विस मेंस। तो फीडर का हम जो फीडर क्या करता है, एक सब स्टेशन को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ता है, ठीक, वह फीडर कहलाता है। तो फीडर में क्या होता है, किसी प्रकार की टेपिंग नहीं की जाती, उससे कोई कनेक्शन नहीं लिया जाता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो उसका जो हम डिज़ाइन करते हैं ना, वो करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं, ठीक। ना ही वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से करते हैं, ना ही वोल्टेज के, ना ही फ्रिक्वेंसी के, नहीं फ्रिक्वेंसी के। तो हम कैसे करते हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक। तो राइट आंसर इज डी। और अगर यहाँ होता है डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर का डिज़ाइन जो हम करते हैं वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी। फीडर का जो साइज है किस पर डिपेंड करेगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज करंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय सर्विस मेन। सर्विस मेन्स के द्वारा क्या चीज़ कनेक्ट रहती है। सर्विस मेन क्या करता है, एक ऐसा केबल होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर के टर्मिनल से जोड़ता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय सर्विस मेन्स, ट्रांसफार्मर टू अर्थ, डिस्ट्रीब्यूटर टू रिले सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर टर्मिनल या डिस्ट्रीब्यूटर टू ट्रांसफार्मर। तो एक ऐसा केबल जो डिस्ट्रीब्यूटर को हमारे क्या कंज्यूमर के टर्मिनल से कंज्यूमर के मीटर से जोड़ता है, वे हमारे क्या कहलाता है, सर्विस मेंस कहलाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, ठीक, ये हमारा सर्विस मेंस होता है, ठीक है। चलिए
आज यहीं ख़त्म करते हैं, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।